आप लोग ये समझकर इलेक्शन लड़े कि यहाँ पर जितने उम्मीदवार बैठे हैं ये उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि ये इलेक्शन मेरा खुद का अपना है, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तब जाकर ये जीत हमें मिलेगी। आपको सुबह सुबह अपने घरों से उठना है, अपने घरों से उठकर आपको सबसे पहले अपना वोट डालना है। खुसूसन मैं अपनी माँओं और बहनों से ये गुजारिश करना चाहूँगा। खाला, मैं जब से तकरीर कर रहा हूँ आपका चेहरा देख रहा हूँ, मुझे यकीन है कि इस महफिल के अंदर एक वोट आपका ज़रूर हमको मिलने वाला है, क्योंकि आपकी आंखों के अंदर जो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो तड़प देख रहे हैं, जो मोहब्बत आपकी असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए है। एक बात आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि घर के अंदर जितने भी मर्द है, आपका बेटा हो, आपका शौहर हो, आपका भाई हो, 21 तारीख के दिन जब वो सुबह उठेगा नींद में से और कहेगा कि अम्मा चाय दो, तो कहना उसे बेटा पहले पतंग उड़ा कर आ, तभी तुझे चाय मिलेगा, नाश्ता मिलेगा। और यही पैगाम तमाम अपने घरों के अंदर जाकर कहिएगा। मैं नौजवानों से अपील करना चाहूँगा कि मुझे मालूम नहीं है कि आप लोग सिर्फ एक महफिल सजी है, एक स्टेज लगा हुआ है, कोई तकरीर करने आने वाला है, तो चलिए हम आए, सुने उन्हें। दोस्तों, अगर हमको अपना वजूद, अपना मुकाम बनाना है तो एक बार मजलिस का दामन थामिए, इंशाअल्लाह हमारा भी सीना चौड़ा होगा, आप लोग भी फख्र से जी सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वासिर थोड़े फूल जो आपने मुझे पहनाए हैं, मेरे हिसाब से 23 तारीख के लिए अगर रखे तो इंशाअल्लाह वो सब काम में आने वाले हैं। मैं आप लोगों को मेरे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तरफ से एक पैगाम लेकर आया हूँ। एक अदबन आप लोगों से गुजारिश करने के लिए आया हूँ कि इतने सालों तक हमने अहले गैरों की इस तरह की महफिलें सजाई है और उन महफिलों का नतीजा क्या हुआ है ये आप अच्छी तरह देख सकते हैं। मैं सबसे पहले तो गुजरात की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ, वो इस बात के लिए कि आप ही के राज्य ने 2 लोगों को दिल्ली भिजाया, जिनकी वजह से आज पेट्रोल का रेट 100 रुपये हो गया है। लेकिन आज इन मुद्दों के ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, इन मुद्दों के बारे में कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव का वक्त आया और चुनाव का वक्त आते ही ये समझ लो कि ये कौम जाएगी कहाँ, ये आवाम जाएगी कहाँ। यहाँ पे तो 2 ही खिलाड़ी मैदान में उतरा करते हैं, तीसरे को मौका ही नहीं मिलता। कभी वो बैठते पंजे वाले तो कभी भाजपा वाले बैठते। अगले महीने अभी अभी हमारी मीडिया की एक बहन ने मुझसे सवाल किया कि गुजरात के अंदर तीसरी राजनीतिक पार्टी कभी पनपी नहीं, कभी आवाम ने उसे कबूल नहीं किया, यहाँ पर तीसरी पार्टी के लिए जगह नहीं मिलती है। मैंने उसे जवाब दिया, इससे पहले जितनी भी कोशिशें हुई होगी, जितने भी मैदान में उतरे होंगे, वो सब कमजोर खिलाड़ी थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बीच में आई, हमें अच्छी तरह से वो हुनर आ गया है, हमें अच्छी तरह से ये समझ में आ गया है कि इख्तिदार पर कैसा बैठा जाता है। और इसकी जिंदा मिसाल आपका भाई, आपका बेटा जो आपके सामने खड़ा है। लोग कहते थे कि मेरा अपना शहर औरंगाबाद शिवसेना का गढ़ है, और ये बिल्कुल सही था, क्योंकि जितने विधायक, जितने एमएलए चुन के आते, ये शिवसेना के चुन के आते। मेरे अपने शहर औरंगाबाद में 20 साल से लगातार शिवसेना का सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लगातार 20 सालों से चुनकर आता था। हम वोट्स वालों ने वही इल्जाम लगाया जो आज की अपनी आपकी गलियों के अंदर आप लोगों को समझाने बुझाने का काम कर रहे हैं कि ये जो मजलिस आई है, इससे सिर्फ वोट कटने वाला है, वो
जीतेंगे नहीं, किसी को जिताने के लिए आए हैं, किसी को हराने के लिए आए हैं। यही बातें, यही इल्जाम 2 साल पहले हमारे ऊपर भी लगाए जाते थे। हम जब औरंगाबाद में इलेक्शन लड़ने का फैसला किए तो कांग्रेस के शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी कांग्रेस की पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता औरंगाबाद में आए और उन्होंने यही कहा कि अब तो शिवसेना का जीत बहुत पक्की हो चुकी है, क्योंकि एमआईएम आई है, वो सिर्फ वोट काटेगी। हमारी आवाम को हमने एक बात समझाए कि इतने सालों तक तुम वोट किसको देते थे, कौन जीत कर आता था? वो लोगों ने हमें जवाब दिया कि हम कांग्रेस को वोट देते थे, लेकिन जीतती थी शिवसेना 20 साल लगातार। तब हमने जाकर उनसे कहा, कांग्रेस वालों से, कि अब तुम्हें जीता कैसे जाता है? हमने 20 साल तुम्हें मौका दिए, लेकिन तुम जीत नहीं पाए। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम तुम्हें बताएंगे कि जीता कैसे जाता है। और नतीजा ये हुआ कि 20 साल की शिवसेना के सांसद को, 20 साल जिस शहर के अंदर शिवसेना का झंडा लहराता था, उस झंडे को हमने उखाड़ फेंका और वहां पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा हमने गाड़ा है। अगर हम ये औरंगाबाद में कर सकते हैं, तो मेरे नौजवानों, बुजुर्गों, साथियों, ये हम अहमदाबाद में भी कर सकते हैं। और सिर्फ अहमदाबाद में ही नहीं, बल्कि इस मुल्क के अंदर कई सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं कि जहां से आपका नुमाइंदा लोकसभा में जा सकता है, असेंबली के अंदर जा सकता है, लेकिन नहीं, वो समझते हैं कि ये जो कौम है, ये कभी एक जगह पे आ नहीं सकती, एक ताकत बनकर खड़े नहीं रह सकती। इन्हें बांटना बहुत आसान काम है, इन्हें बिखेरना बहुत आसानी से किया जा सकता है। और हकीकत है कि पिछले 20-25 सालों का इतिहास निकालकर देखिए, गुजरात की आवाम को सोचना चाहिए कि क्या वजह है कि तुम्हारे इस राज्य से एक भी तुम्हारा नुमाइंदा, हमारा नुमाइंदा लोकसभा के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है, कभी सोचा है? नहीं, हम तो सेक्युलरिज्म का ठेका लेके रखे हैं, हम कैसा देंगे मजलिस को? आज भी ऐसे जहन वाले लोग जब हमें मिलते हैं तो हम उनसे यह सवाल करना चाहते हैं, क्या हासिल किया इतने सालों के अंदर? क्या वजह है कि आज इन गरीब बस्तियां अगर किसी की है तो हमारी है। इन इलाकों के अंदर स्कूल नहीं मिलेंगे, पुलिस स्टेशन मिलेंगे। क्या वजह है कि हमारी बच्चियां आज तालीम हासिल करना चाहती है, लेकिन उन्हें तालीम से दूर रखा जा रहा है? कभी सोचिए इस बारे में, उन बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचिए। बहुत आसान होता है इलेक्शन में लोगों को खरीदा जाता है, ये सच्चाई है, ये हकीकत है हर शहर की और खुसूसन हमारी बस्तियों की ये सच्चाई है। हमारे ही अपने लोग आएंगे, यहां पर धंधा किया जाता है इस कौम का, बेचा जाता है आपको, ये सच्चाई है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस मुल्क के अंदर अगर मुसलमानों की क़यादत खत्म हुई है, हर 5 साल के अंदर आबादी तो बढ़ रही है, लेकिन किसी जमाने में इस लोकसभा के अंदर आपके 35 एमपीज हुआ करते थे, हर एक की आबादी बढ़ रही, उनकी नुमाइंदगी भी बढ़ रही। सिर्फ एक ऐसी ये कौम है, आबादी तो बढ़ रही, लेकिन विधानसभा के अंदर
चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो या लोकसभा हो, हर 5 साल के बाद आपकी नुमाइंदगी इन ऐवानों के अंदर खत्म होती जा रही है। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कभी सोचिए। आप कहेंगे कि नहीं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बात कड़वी है मेरे भाइयों, लेकिन सच्ची है। एक बार इस बात के ऊपर गौर करना कि अगर आज इस मुल्क के अंदर हमारी क़यादत खत्म हुई है तो इसके लिए कोई गैर जिम्मेदार नहीं है। मुसलमानों को इस मुल्क के अंदर हमेशा मुसलमानों ने ही हराया है। ये सच्चाई है। कितनी गुलामी करेंगे? क्या ये समझते हैं कि ये तो जागीर है, ये रबर स्टैंप है, अगर हम लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? आज अगर इस मुल्क के अंदर कांग्रेस लड़ सकती है, भारतीय जनता पार्टी लड़ सकती है, शिवसेना लड़ सकती है, समाजवादी पार्टी लड़ सकती है, सारी तकलीफ मजलिस से क्यों है? क्यों है मजलिस से इतनी तकलीफ? क्या हम अपनी क़यादत नहीं खड़े करना चाहेंगे? क्या हमारी आवाज ऐवानों तक नहीं पहुंचना चाहिए? क्या हमारी माएं और बहनों को अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचना है? लेकिन नहीं, अभी एक दिन बचा है। कल 5 बजे ये सभा खत्म हो जाएगी। हम मेहमान बन के आए हैं आपके बीच। हम आपको खुदाफिज कह के अपने अपने घर, अपने अपने राज्य चले जाएंगे। लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि कल 5 बजे और इलेक्शन के दिन तक कैसे कैसे खेल खेले जाने वाले हैं। आज ही हमने जब यहां के बहुत सारे पत्रकारों से, सियासतदानों से बात की तो ये बात समझ में आई कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जहां पर हम कमजोर हैं वहां पर कांग्रेस जीत जाए। कांग्रेस ने यह तय किया है कि जहां पर हम जीत नहीं सकते वहां पे भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। दोनों की आपस में साठगांठ है। दोनों की मंशा यही है कि हमने जीतना नहीं चाहिए, इसीलिए हमको पूरी दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बात भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तमाम नेताओं को मैं बताना चाहता हूं, मजलिस की फितरत में कुछ ऐसी लचक है, तुम जितना उसे दबाओगे इंशाअल्लाह वो उतनी ही उभर कर आएगी। अभी अभी मोहतरमा पत्रकार साहिबा ने मुझसे कहा कि एक संगठन लगता है जीतने के लिए। हाँ, हम मानते हैं, लेकिन हमने महज 1 महीना पहले फैसला किया कि हम गुजरात आएंगे और हम लड़ेंगे। इसलिए लड़ेंगे कि हर रोज हम गुजरात के नौजवानों को हैदराबाद के दारुस्सलाम के अंदर देखते और वो यही इल्तिजा करते। कितने उलमाए किराम वहां पर पहुंचते और यही इसरार करते कि आप गुजरात आइए। असद साहब ने कहा कि इम्तियाज तुम जाओ और जाकर देखो गुजरात के अंदर क्या हाल है, कैसा माहौल है। महज 20-25 दिन पहले हम यहां पर आए, पहली मर्तबा गुजरात के अंदर कदम रखा। मैं और वारिस पठान नौजवानों से मिले, बुजुर्गों से मिले। सबसे मिलने के बाद उस रात असद साहब को मैंने फोन करके ये कहा कि असद भाई, आपके प्रोग्राम कहीं पर भी होंगे, अब एक बात तय है कि कुछ दिन तो गुजरात में गुजारना है इंशाअल्लाह। यह आपकी मोहब्बत है मेरे भाइयों, जिसकी वजह से हम यहां पर आए हैं। जीत और हार लगी रहेगी, कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन क्या यह आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? क्या 23 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे तो आपका ये बेटा, आपका भाई महाराष्ट्र के अंदर जब ये नतीजे सुनाए जाएंगे कि अहमदाबाद के अंदर मजलिस की इतनी सीटें निकली है, तो हमारा भी सीना फख्र से चौड़ा होना चाहिए कि मैं अपने भाई
के बीच गया था और इत्तेहाद की भीख मांगा था। उसी भीख के अंदर आप लोगों ने ये इत्तेहाद के जरिए यहां पर मजलिस की जीत दिलाई है। क्या ये सच्चाई नहीं है कि आज ऐवान के अंदर, आज पार्लियामेंट के अंदर जब आप असदुद्दीन अवैसी साहब को देखते हैं, क्या कभी ये एहसास नहीं होता है कि 550 का ये ऐवान है, 550 एमपीज वहां पर बैठते हैं, लेकिन ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो तो उम्मीद यह की जाती है कि असद साहब क्या कह रहे, सीए एनआरसी की बात हो तो उम्मीद अपने उन नुमाइंदों से नहीं करते जिन्हें आपने वोट देकर वहां पर भेजा है। उम्मीद करते हैं कि असद साहब क्या कहेंगे। सारी दुनिया ने देखा असद साहब ने जब उस दिन सीए एनआरसी का बिल लाया गया, तब उन्होंने सामने नरेंद्र मोदी साहब बैठे, अमित शाह साहब सामने बैठे, असदुद्दीन अवैसी साहब खड़े रहते हैं और आंखों में आंखें डालकर वो बिल की क्या हैसियत है खाड़ के फेंकते हैं और उनके मुंह पर फेंक मारते हैं। मैं उस वक्त, मैं जब ऐवान के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जब उन्हें देखता हूं, मेरे मन में एक सवाल आता है कि आखिर एक शख्स को जो शेरवानी पहना हुआ, जिसके सर पे नमाज की टोपी है, दाढ़ी है, आखिर उसे इतनी हिम्मत कहां से मिलती है कि 550 के ऐवान के अंदर वो खड़े रह के इतनी हिम्मत के साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के साथ आंखों में आंखें डालकर वो अगर ये सवाल करता है, तो मेरे मन में यकीनन ये सवाल उठता है कि ये हिम्मत कहां से मिलती है। जब मैं अहमदाबाद आता हूं तब मुझे इसका जवाब मिलता है, ये हिम्मत उन्हें यहां से मिलती है मेरे भाई, ये हिम्मत यहां से मिलती है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी माएं और बहनें अपनी नमाजों के अंदर जब वो सिजदे में जाती है तो अपने खायद के लिए दुआ करती है, लेकिन हम लोग इलेक्शन के वक्त क्यों हम बढ़ जाते हैं। आज अगर हम यूं ही और कोई गैर नहीं, आप ही की गली का कोई नेता आएगा, पैसे देकर खरीदने की कोशिश करेगा। मैं एक किस्सा जो हर मेरे चुनावी सभा के बाद मैं सुनाता हूं, जिसको मैं आज भी सोचता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जीत कैसे हासिल होती है, कैसे जज्बा होना चाहिए, उसकी मिसाल अगर देखना है तो मेरे नौजवानों, एक गरीब बस्ती औरंगाबाद की, उस गरीब बस्ती के अंदर इलेक्शन से महज एक रात पहले कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उस गरीब बस्ती के अंदर जाते हैं। बस्ती इतनी गरीब कि वहां पर जितने लोग रहते हैं वो सुबह रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर जाते हैं तो रात में उनके घर का चूल्हा जलता है। एक रात पहले नौजवानों को इकट्ठा करते हैं और नौजवानों को इकट्ठा करके उनके हाथ में कुछ पैसा रखते हैं और कहते हैं कि हम जब जीत कर आएंगे तो तुम्हें और पैसा देंगे। उन नौजवानों के बीच में एक लड़का खड़े रहता है और अपने तमाम साथियों को यह कहता है कि ये पैसे को हाथ मत लगाना मेरे भाइयों, अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो मैं लाकर दूंगा तुम्हें पैसा। दूसरे लड़के उसे देखकर हंसते हैं कि तू कहां से पैसा लेकर आएगा, तू खुद ऑटो रिक्शा चलाता है, तू हमें क्या पैसा देगा। वो लड़के के जज्बे को सलाम। वो लड़का अपने जेब से ऑटो रिक्शा की चाबी निकालता है और कहता है मेरे भाइयों, लगा तो ये ऑटो रिक्शा मेरा बेच दो, लेकिन मजलिस को इस बार धोखा मत देना मेरे भाइयों, मजलिस को धोखा नहीं देना। ये जज्बा है, ये जज्बा है। और हम नहीं, मजलिस क्यों आई, मजलिस क्यों लड़ रही, कहां है संगठन, संगठन की कोई जरूरत नहीं।
ये नौजवानों के दिलों को चीर कर देखो, हर एक के सीने के अंदर एक ही तस्वीर नजर आएंगी, वो मेरे कायल बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की तस्वीर है। 21 तारीख हमारी आपकी जिंदगी के लिए बहुत अहम दिन है। कल हम एक सभा में गए थे और वहां पर हमारे ही कुछ लोगों ने कहा कि उस दिन कम से कम 12 बजे तक आप लोग अपनी दुकानें, अपने कारोबार बंद करिए और इलेक्शन में हिस्सा लीजिए। मैं आप लोगों से यकीनन गुजारिश करने के लिए आऊँगा कि हम कोरोना के नाम के ऊपर महीनों हमने अपने कारोबार को बंद रखा, अपने धंधे बंद रखे हमने, क्योंकि सरकार का हुक्म था। और सरकार के हुक्म की तामीर करते हुए हम लोगों ने महीनों तक अपने कारोबार, धंधे पूरी तरह से बंद रखे थे। मैं आपसे ये गुजारिश करने के लिए आया हूँ कि अगर एक दिन आप लोग ये समझकर इलेक्शन लड़े कि यहाँ पर जितने उम्मीदवार बैठे हैं, ये उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि ये इलेक्शन मेरा खुद का अपना है, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तब जाकर ये जीत हमें मिलेगी। आपको सुबह सुबह अपने घरों से उठना है, अपने घरों से उठकर आपको सबसे पहले अपना वोट डालना है। खुसूसन मैं अपनी माओं और बहनों से ये गुजारिश करना चाहूँगा। खाला, मैं जब से तकरीर कर रहा हूँ आपका चेहरा देख रहा हूँ, मुझे यकीन है कि इस महफिल के अंदर एक वोट आपका ज़रूर हमको मिलने वाला है, क्योंकि आपकी आंखों के अंदर जो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो तड़प देख रहे हैं, जो मोहब्बत आपकी असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए है। एक बात आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि घर के अंदर जितने भी मर्द हैं, आपका बेटा हो, आपका शौहर हो, आपका भाई हो, 21 तारीख के दिन जब वो सुबह उठेगा नींद में से और कहेगा कि अम्मा चाय दो, तो कहना उसे, बेटा पहले पतंग उड़ा कर रात, तभी तुझे चाय मिलेगा, नाश्ता मिलेगा। और यही पैगाम तमाम अपने घरों के अंदर जाकर कहिएगा। मैं नौजवानों से अपील करना चाहूँगा कि मुझे मालूम नहीं है कि आप लोग, सिर्फ एक महफिल सजी है, एक स्टेज लगा हुआ है, कोई तकरीर करने आने वाला है, तो चलिए हम आए, सुने उन्हें। दोस्तों, अगर हमको अपना वजूद, अपना मुकाम बनाना है तो एक बार मजलिस का दामन थामिए, इंशाअल्लाह हमारा भी सीना चौड़ा होगा, आप लोग भी फख्र से जी सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।